तो देखिए अभी तक हमने अर्थालंकारों में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, व्यतिरेक इत्यादि अलंकारों के बारे में बात करी और अब हम आगे बढ़ाते हैं, इसको उदाहरण अलंकार की बात करते हैं। मित्रों, जैसा कि इस शब्द से ही स्पष्ट है कि उदाहरण का मतलब क्या है। पहले एक सामान्य कथन किया जाएगा, उस सामान्य कथन की पुष्टि के लिए उदाहरण दिया जाता है कि कोई वस्तु ऐसी है तो वो क्यों है, जैसे वो ऐसी है इसलिए वह वस्तु ऐसी है। अर्थात जैसे मैं आपसे कहूं कि जहां जहां आग होती है तो वहां पर इसका उदाहरण क्या हो गया कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग होगी। तो जहां धुआं और आग, ये एक तरह से प्रामाणिकता हो गई कि धुआं है तो आग भी होगा। इसलिए कहा पहले किसी सामान्य बात का कथन किया जाए और फिर उसे स्पष्ट करने के लिए विशेष शब्दों द्वारा अवयवा अवयवी भाव प्रकट किया जाए। मानी अवयव और अवयवी के माध्यम से जब इसको प्रकट किया जाता है तो उदाहरण अलंकार होता है। याद रखिएगा, उदाहरण अलंकार में जो दूसरा कथन है उस दूसरे कथन की सत्यता जो है उसको प्रमाणित करने के लिए उदाहरण स्वरूप एक दूसरी पंक्ति हमें देनी पड़ती है। उदाहरण अलंकार होता है वहां पर। देखिएगा, एक उदाहरण देखें। नीकी पे फीकी लगई बिन अवसर की बात, जैसे वर्णन युद्ध में रस श्रृंगार की बात। मित्रों, यहां पर देखिएगा पहला कथन क्या है, सामान्य कथन देखिएगा, नीकी पे फीकी लगे। हालांकि बात जो है बहुत अच्छी है, लेकिन यदि उसको बिना अवसर के कहा जाए तो जैसे वो फीकी लगती है, जैसे वो बात फीकी हो जाती है। कैसे फीकी हो जाती है इसका उदाहरण दिया जा रहा है। जैसे वर्णन युद्ध में, युद्ध का जब वर्णन चल रहा है तो कवि को वहां पर वीर रस का जो आश्रय लेना था, लेकिन युद्ध के वर्णन में यदि कोई कवि श्रृंगार रस का प्रयोग करता है तो वहां पर जो है भले ही प्रसंग अच्छा हो, युद्ध में श्रृंगार रस की उपादेयता नहीं है, इसलिए जैसे वो ठीक नहीं लगता है, युद्ध में श्रृंगार रस का उपयोग ठीक नहीं लगता है, प्रयोग ठीक नहीं लगता है, वैसे ही बात भले ही अच्छी हो लेकिन बिना अवसर पर कही जाए तो वो अच्छी नहीं लगती। ये ध्यान रखिएगा इस प्रकार, क्योंकि श्रृंगार अपने आप में अच्छा है, बात अपने आप में अच्छी थी, लेकिन श्रृंगार का प्रयोग कहां होना चाहिए था, प्रेम रति इत्यादि प्रसंग में होना चाहिए था। युद्ध में किसका होना चाहिए था, वीर का। ठीक वैसे ही बात तो अच्छी थी लेकिन बिना अवसर के कह गई, तो बिना अवसर कही गई बात ठीक वैसे ही सही नहीं लगती है जैसे युद्ध के वर्णन में श्रृंगार का प्रसंग ठीक नहीं लगता। आगे चलिएगा, दूसरा उदाहरण देखिएगा। यो रहीम रस होत है उपकारी के संग, बांटन हारे को लगे जो मेहंदी को रंग। पहली पंक्ति में कहा गया है कि यो रहीम रस होत है, जो व्यक्ति अच्छा होता है, उपकारी होता है, वह उपकारी व्यक्ति रसवान व्यक्ति के साथ होने से उसका और उपकार बढ़ जाता है। ठीक वैसे ही जैसे बांटन वारे को लगे जो मेहंदी को रंग, मेहंदी को बांटने वाला जो है वह भले ही उसको लगाए नहीं लेकिन उसका रंग तो उस पर चढ़ी जाता है। मेहंदी जब बांटेगा तो उसका कहीं ना कहीं असर उसके हाथों में सुरंगा, जो मेहंदी का जो रंग है, वर्ण है, वो चढ़ी जाता है। इसलिए देखिएगा यहां पर उदाहरण अलंकार हो गया, पहले वाक्य की पुष्टि दूसरे वाक्य से की गई। उदाहरण अलंकार को वाक्योपमा अलंकार भी कहा जाता है। इसकी पहचान है कि इसमें उपमेय वाक्य के बाद जैसे, ज्यों जैसे इसका प्रयोग आया, देखिएगा आदि शब्दों का प्रयोग होता है। तो यहां उदाहरण के बाद में आगे बढ़ते हैं हम। मित्रों, बात करते हैं असंगति। असंगति शब्द को यदि आप देखो तो जहां पर संगति नहीं होती है तो कैसी संगति, देखिएगा कारण और कार्य का एक नियत संबंध होता है। हम जानते हैं इस संसार में जो कारण जिस कार्य को उत्पन्न करने में समर्थ होगा, शक्त होगा, उस कारण से उसी कार्य की उत्पत्ति होती है। यदि ऐसा हो रहा है, कारण कार्य नियम के अनुसार काम हो रहा है, तो वहां कारण कार्य की संगति है। लेकिन यहां पर अलंकार का नाम ही क्या, देखिएगा असंगति है। मैं आप लोगों से पूर्व की कक्षा में मैंने आपको कहा कि यदि हम किसी जो भी अलंकार जो आए हैं उसका पहले आप एक काम कीजिएगा, उस जो भी अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है, उपमा, कोई भी अलंकार है, उस अलंकार के नाम का अर्थ पहले जान लें ताकि उससे आपको एक आइडिया बन जाएगा कि क्या होता है। तो असंगति नाम से है जहां पर संगति नहीं, कारण और कार्य का नियत संबंध का परित्याग करके विरोध का आभास होने पर असंगति अलंकार होता है। अथवा इस अलंकार में ऐसा भी होता है कि जिन वस्तुओं का स्वाभाविक निवास, मानी
वास्तविक निवास एक साथ नहीं होता, एक स्थान पर प्रसिद्ध हो परंतु उसकी स्थिति जो है वह कहीं अन्यत्र दिखाई जाती है, तो वहां पर असंगति अलंकार होता है। जैसे देखिएगा बिहारी का एक बहुत प्रसिद्ध दोहा है, दृग ऊर्जत टूटत कुटुम कुटुम जुरत चतुरचित्त प्रीति परति गांठ दुर्जन हिये दई नई ये रीति। ये कैसी रीति है कि दृग ऊर्जत, एक नायक और नायिका की आंखें उलझती हैं, उलझना आंखों का है लेकिन टूटता कौन है? टूटत कुटुम, क्योंकि नायक नायिका परस्पर प्रेम करते हैं तो दोनों के कुटुंब जो है स्वाभाविक रूप से टूट जाते हैं, लेकिन यहां पर आंखों से उलझने से कुटुंब का टूटने का संबंध जो कि स्वाभाविक नहीं है, तो यहां पर बताया गया है जुरत चतुर चित्त प्रीति, कुटुंब जो है वो टूट जाते हैं लेकिन जो चतुर जो चित्त है उनके साथ प्रीति जुड़ जाती है। इस प्रकार यहां ध्यान रखिएगा, यहां संज्ञा शब्दों के साथ जितनी भी क्रियाएं प्रयुक्त हुई है, कैसे दृग जो है वो संज्ञा है और यहां पर कुटुंब क्या है? संज्ञा है, और चित्त क्या है? संज्ञा है। तो यहां पर देखिएगा संज्ञा शब्दों के साथ जितनी भी क्रियाएं प्रयुक्त होती है इस अलंकार में, उसमें कारण कार्य की संगति का अभाव है। दृग जो है, दृग का उलझना, कुटुंब का टूटना, यहां पर जो संज्ञाओं के साथ जो क्रियाओं का जो प्रयोग किया गया है वह जो है असंगति बता रहा है। बिहारी के अनुसार उलझती आंखें और परिवार टूटते हैं। वस्तुतः नियम तो यह है कि जो वस्तु टूटती है उसे ही उलझना चाहिए। कुटुंब, यदि परिवार टूट रहा है तो परिवार को उलझना चाहिए था, परंतु यहां असंगति है। इसी प्रकार ये कहा गया कि जब चतुर सज्जन लोगों के हृदय में प्रेम जुड़ता है, सज्जन लोग हैं उसके हृदय में यदि प्रेम जुड़ता है, तो जो दुर्जन है उसको क्या समस्या होनी चाहिए? वैसे होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन यहां पर फिर भी अलंकार के माध्यम से, क्योंकि नाम ही असंगति है, तो दुष्टों के मन में अनावश्यक की गांठें पड़ जाती हैं। चलिए यहां पर एक और ध्यान रखिएगा, असंगति और विभावना में कई बार अंतर जान लीजिएगा। विभावना का मतलब है विशेष भावना, मानी कारण रहित कार्य का होना। दोनों में विरोध विद्यमान रहता है, विरोध तो रहता है। बिन पद चलई, बिना पैरों के चलना, बिना कानों के सुनना, बिना जिह्वा के आस्वादन लेना, तो इस प्रकार दोनों में विरोध तो विद्यमान रहता है जिसे दूर किया जाता है, परंतु विभावना में प्रसिद्ध अभाव के कारण में कार्य का वर्णन होता है और असंगति में कार्य और कारण दोनों का वर्णन होता है पर उनकी स्थिति कहीं अन्यत्र। टूट जुड़े कौन थे? आंखें। टूट कौन गए? कुटुंब। जुड़े कौन थे? दो सज्जन के हृदय, लेकिन गांठ किसके पड़ गई? जो दुर्जन था। तो यहां पर देखिएगा यही बात है कि असंगति में कार्य और कारण दोनों का वर्णन होता है पर कि उनकी स्थिति जो है वह अन्यत्र दिखाई जाती है। अब यहां पर असंगति और विभावना में यदि आपको अंतर पूछे तो आपको समझ में आ गया। विरोधाभास से यदि इसकी असंगति की तुलना करूं तो क्या होगा? विरोधाभास अलंकार में कार्य कारण संबंध होता ही नहीं है, यह ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। विभावना, वि का मतलब है रहित, भावना जो है भाव मानी कारण, कारण से रहित कार्य की उत्पत्ति। इस संसार में देखा जाता है कि कारण होगा तो ही किसी कार्य की उत्पत्ति होती है। यदि कारण के उपस्थित होने पर कार्य की उपस्थिति होती है, कार्य की प्रतीति होती है, कार्य की उत्पत्ति होती है, तो ये ठीक समझा जाता है। लेकिन जहां पर कारण था ही नहीं, बिना कारण के कार्य जो है हो रहे हैं संसार के अंदर, तो विभावना है। कारण के अभाव में कार्य उत्पत्ति। कई बार यह पूछा जाता है कारण के अभाव में कार्य उत्पत्ति कौन सा अलंकार है? विभावना। ध्यान रखिएगा यह वस्तुतः विरोध की स्थिति है, परंतु उसके सत्य का अन्वेषण करने पर विरोध जो है उसका शमन हो जाता है। देखिएगा ये जो कैसे शमन हो जाता है आगे हम बात करेंगे कि शांति कैसे हो जाती है। जब उसके पद्य के मूल में हम जाते हैं तब उस कवि के भावों से हमें परिचय हो जाता है कि वास्तव में ये चीज जो कही गई थी शब्द के रूप में वैसी नहीं कहीं और थी, तो विरोध का शमन इसमें हो जाता है। लेकिन प्रथम बार देखने में ऐसा ही लगता है कि कारण ही नहीं है तो कार्य कैसे हो रहे हैं। शाब्दिक विभावना होती है, तो ध्यान रखिएगा विभावना का जो विलोम शब्द है वो विशेषोक्ति है। शाब्दिक विभावना कारण के अभाव का शब्द द्वारा कथन शाब्दिक विभावना कहा जाता है। जैसे निंदक नीर राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। मित्रों सामान्यतः यह देखा जाता है कि पानी और साबुन के बिना कोई भी वस्तु निर्मल नहीं हो सकती, लेकिन यहां पर कारण नहीं है, कौन नहीं है? पानी भी नहीं है, साबुन भी नहीं है, निर्मल करे सुभाए। लेकिन उसके बाद में भी जो है
निर्मल हो रहा है, वो उसका मल हट रहा है, तो कारण नहीं था। कारण क्या होना चाहिए था? साबुन और पानी से निर्मल होता है, लेकिन है ही नहीं, बिना पानी है, बिना साबुन के निर्मल करे सुबह। तो कारण के अभाव में कार्य की उपस्थिति जो है वह देखी गई है। वैसे इसका अन्वेषण, जब हम बात कर रहे थे कि अन्वेषण करने से इसका जो विरोध है वो समाप्त हो जाता है। मित्रों, यहां पर कवि ये कहना चाह रहा है कि जो हमारी आलोचना करते हैं, जो हमारी निंदा करते हैं, उसको हमें हमारे हृदय के पास रखना चाहिए। आंगन में जिस प्रकार कुटी और आंगन एक ही होता है, वो एक जगह रहते हैं, उसी प्रकार हमें उसे, ऐसे व्यक्तियों को हमेशा हमारे साथ रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति आपको सतर्क और सचेत करते रहते हैं। ठीक वैसे ही ऐसे व्यक्तियों का साथ रहना ठीक वैसे ही होता है जैसे कि बिना पानी और बिना साबुन के ही वह जो आलोचना करने वाले हैं, वो बिना पानी और बिना साबुन के ही आपको निर्मल बना देते हैं। क्योंकि आलोचना के बिना व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ता। तो उसका भाव जो था वो ये था। आर्थिक विभावना क्या है? जहां पर कारण का अभाव शब्दों द्वारा कथित नहीं होता, शब्द नहीं होंगे, यहां पर कारण का अभाव जो है वो शब्दों से कथित नहीं होता। जैसे कौटिन्य रुंड, ये जो इसका कारण जो देखोगे वो शब्द के माध्यम से यहां पर व्यक्त नहीं होंगे। कौटिन्य रुंड मुंड बिनु चलहि, शीश परे मही, जय जय बोलहि। मित्रों, यहां पर कवि जो है एक युद्ध का वर्णन है, और उस युद्ध की जो भूमि है, जो संग्राम की जो भूमि है, कोटिन मनी करोड़ों रुंड, करोड़ों जो धड़े हैं वो मुंड बिनु चलही, मुंड मनी शरीर के बिना, मुख के बिना ही चल रही हैं। सामान्यतः यह देखा जाता है कि मुंड मानी ये जो बिना धड़ के कोई भी जो है मुंड जो है वो चलता नहीं है, लेकिन वो चल रहा है, कारण के बिना कार्य हो रहा है। देखिएगा, शीश परे मही, मही मानी भूमि, और जो सिर हैं वो कट करके भूमि पर गिर गए हैं, लेकिन जय जय बोलई, और वह कटे हुए जो सिर हैं वो जय जय जयकार जो है वो लगा रहे हैं। कारण नहीं है, कार्य फिर भी है, क्योंकि बिना धड़ के मुख कभी बोल नहीं सकता, और बिना मुख के धड़ कभी चल नहीं सकती। कारण नहीं था, कार्य हो रहा है। इसी प्रकार से तुलसीदास का एक बहुत अच्छा पद्य है, अन्वेषण करें इसका, कि बिनु पद चले सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बखता बड़ जोगी। मित्रों, सामान्य यदि अर्थ देखें तो इसका अर्थ है कि बिना पद चल रहा है, तो बिना पद चलना इस संसार में संभव नहीं है। हम सभी जानते हैं कि चलने के लिए पैरों की आवश्यकता होती है, और सुनने के लिए कान आवश्यक हैं, लेकिन सुने बिनु काना, कान के बिना वो सुन रहे हैं। कर बिनु कर्म करई विधि नाना, अनेक प्रकार के कर्म कर रहा है। कर्म करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? कर हाथ की हो रही है। आनन रहित सकल रस भोगी, आनन मनी मुख नहीं है, फिर भी सभी प्रकार के रसों का भोग कर रहा है। बिनु बानी, जिह्वा नहीं है, लेकिन बक्ता बड़ जोगी, और जोगी की भांति जो है बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। सामान्य रूप से जब इसको देखोगे तो ये जितने भी चीजें मैंने आपको गिनाई है वो कार्य हैं, और इन कार्यों का कारण होना चाहिए था। कारण यहां पर निषेध किया गया है कि पद नहीं है, कान नहीं है, हाथ नहीं है, और मुख नहीं है, और जिह्वा भी नहीं है, लेकिन इनसे संकेतित कार्य जो हैं वो इसके माध्यम से व्यक्त हो रहे हैं। इसका मतलब कारण रहित कार्य की उपस्थिति यहां पर इस पद्य में दिखाई जाती है। यहां पर ये जो बात ये आई थी कि अन्वेषण करने पर, यहां पहले हमने देखिएगा विभावना में जो एक बात पड़ी थी वह ये थी, परंतु उस सत्य का अन्वेषण करने पर विरोध का शमन हो जाता है। अब शांति कैसे होगी? अब इसको थोड़ा सा इस रूप से देखिएगा कि तुलसीदास यहां पर सामान्य वर्णन उनको करना अभिप्रेत नहीं था। वह यहां पर यह कह रहे हैं परमात्मा की विशेषताएं हैं। परमात्मा के भौतिक रूप से कान नहीं होते, पैर नहीं होते, लेकिन वो सब ये काम कर रहे हैं। तो जब हमने इसका अन्वेषण किया तो उसका जो हमारी जिज्ञासा थी वो शांत हो गई। आगे चलिएगा, बात करते हैं समासोक्ति। जैसा कि हम जानते हैं समास का अर्थ होता है संक्षेप और उक्ति मन कथन। संक्षेप कथन के माध्यम से छोटी चीज छोटे शब्दों में या कम शब्दों में बड़ी चीज का कह देना समासोक्ति है। यहां संक्षिप्त होते विशेषणों का प्रयोग ऐसा वर्णन किया जाता है कि प्रस्तुत के वर्णन में अप्रस्तुत का भी ज्ञान हो। जो दिखाई दे रहा है एक तो वह है ही है, लेकिन उसमें देखिए अन्योक्ति मत समझिएगा, इसको ये ध्यान रखिएगा। कुछ अलंकार जो हैं जैसे विभावना और संधे, बहुत सूक्ष्म अंतर उसमें है।
इसी तरह से विभावना और असंगति की हम बात कर रहे थे, वहां भी सूक्ष्म अंतर है। तो समासोक्ति और अन्योक्ति कहीं जो है आप उसको उस रूप में नहीं समझिएगा, एक एक शब्द का ध्यान रखिएगा। संक्षिप्त कथन इसका अर्थ होता है संक्षिप्त उक्ति में विशेषणों के प्रयोग से ऐसा वर्णन किया जाए कि प्रस्तुत के वर्णन में भी अप्रस्तुत का बोध होता हो, तो वहां पर समासोक्ति अलंकार होता है। जैसे कोई व्यक्ति कहता है कि सूर्योदय के साथ ही कमलिनी खिल उठती है, यहां पर प्रस्तुत तो क्या है, ये हम संसार में देखते हैं। प्रस्तुत का मतलब जो समक्ष है, सूर्य का उदय हुआ, हमारे आंगन में कुमुदनी का फूल था, वो खिल जाता है क्योंकि लोग प्रसिद्ध है, स्वाभाविक है। लेकिन ये समासोक्ति है, कवि का यहाँ अभिप्राय ये केवल यही नहीं था, प्रस्तुत वह था, लेकिन अप्रस्तुत क्या है कि सूर्योदय के साथ मानी नायक का आगमन जैसे ही होता है, कुमुदनी उसकी जो प्रेमी का जो है उसका हृदय जो है वो खिल उठता है, प्रफुल्लित हो जाती है, चमत्कृत हो जाती है। समासोक्ति में प्रस्तुत से अप्रस्तुत की व्यंजना समान विशेषणों द्वारा समान कार्यों व समान लिंग के द्वारा की जाती है। इसमें एक जो समासोक्ति है वो विशेषण आधारित है, विशेषण के माध्यम से की जाती है। यहां पर देखिएगा कामायनी का ये वर्णन है, जयशंकर प्रसाद कह रहे हैं प्रलय की बाद की स्थिति जो धरा है उसका वर्णन यहां पर है। सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी थी, वो पृथ्वी रूपी जो वधु थी वो उस जो है संकुचित होकर के बैठी थी। प्रलय निशा की हलचल स्मृति में, जो प्रलय हुआ था उस निशा उस वो जो रात थी उसकी स्मृति में मान किए थी। मान मानी पूर्व की जो चीज है उसको याद करना, पूर्वाभिमान जो है, पूर्व का जो प्रेम जो है, पूर्व का जो पहले का जो संयोग जो था, उसकी स्मृतियां जो थी उसको याद करना मान है। उसकी स्मृति में मान किए थी, एंटीसी बैठी थी। यहां पर प्रस्तुत वर्णन तो यही है। तो पृथ्वी जो है इसमें प्रस्तुत वर्णन है, लेकिन यहां पर कवि का जो है प्रस्तुत से अप्रस्तुत की व्यंजना इसमें कैसे हुई, तो समझिएगा सिंधु सेज पर, सिंधु रूपी सेज पर माने उस पलंग पर, प्रियंक पर धरा रूपी वधु, वो जो नायिका जो थी, नवेली जो दुल्हन जो थी, वह तनिक संकुचित बैठी थी। वह जो है संकुचित संकोच के साथ में बैठी थी। क्यों? क्योंकि प्रलय निशा की हलचल में नायक द्वारा जो उसको रात्रि में जो सताया गया था उसकी हलचल, वो जो स्मृतियां जो थी उसके मन में चल रही थी, उस स्मृतियों को याद करते हुए, स्मृत करते हुए एंटीसी एंट करके वो बैठी थी। तो यहां पर देखिएगा विशेषण है एंटीसी, तो विशेषण आधारित हो गया। नायिका की अप्रस्तुत व्यंजना, बैठी सी, एंटीसी, ये विशेषण जो है यहां पर ये जो थे ये क्रिया विशेषण था, बैठी सी, एंटीसी थी, वो जो था विशेषणों के माध्यम से यहां पर पृथ्वी के माध्यम से जो प्रस्तुत थी उसके माध्यम से नायिका जो अप्रस्तुत थी उसका वर्णन करना कवि को यहां पर अभिप्रेत था। समान लिंग के द्वारा भी जो है, समान लिंग के द्वारा जग के दुख दैन्य शयन पर यह बहती रुग्णा बाला रे कब से जाग रही वह आंसू की नीरव माला। तो यहां पर चांदनी रात्रि जो है प्रस्तुत है, उसके माध्यम से समान लिंग के माध्यम से रुग्ण बाला जो अप्रस्तुत है उसका जो है वर्णन किया गया है, इसलिए लिंग आधारित समासोक्ति है। आगे चलिएगा, एक और बात, जब हमने अभी अलग अलग पढ़ा कि एक तो विशेषण आधारित समासोक्ति और लिंग आधारित समासोक्ति, कई बार ऐसा होता है कि समासोक्ति में विशेषण कार्य तथा लिंग साम्य का सांकर्य माने सम्मिश्रण भी हो सकता है। जिसका उदाहरण क्या है, देखिए, औस बिंदु की मालाओं का भूषण भार संभाले उतर रही मुग्धा उषा रवि के कर में कर डाले। यहां पर एक तरह से है मानवीकरण भी है, लेकिन यहां पर देखिएगा एक बात के माध्यम से, प्रस्तुत के माध्यम से अप्रस्तुत का वर्णन किया गया है। पंक्ति में मुग्धा क्या है, विशेषण है, जैसा कि यहां पर आया कि विशेषण कार्य और लिंग साम्य, और जो है मुग्धा विशेषण है। भूषण भार, जो भूषण भार जो है उसको संभालना, और कर मनी किरणें, रवि की जो है किरणें, और दूसरा कर जो है हाथ डालकर चलना, ये कार्य है। जो उषा में स्त्रीलिंग, उषा जो है वह स्त्रीलिंग है, और रवि में पुल्लिंग मानी कि एक नायक है, ये नायिका है उषा, और रवि जो है वो किसके रूप में है, नायक के रूप में है। तो रवि में पुल्लिंग का साम्य दिखाते हुए आजकल के जो अत्याधुनिक युवा जो हैं वह जिस प्रकार का आचरण करते हैं उसका वर्णन यहां पर कवि को करना अभिप्रेत है। अत्याधुनिक नायक नायिका में अप्रस्तुत उपमान की प्रतीति कराने वाला। यहां पर देखिएगा एक और विशेष बात यह है कि जब कवि कोई भी पंक्तियां लिखता है तो हो सकता है कि उसका आशय ये कदापि नहीं रहा हो जो हम अर्थ लगा रहे हैं, तथापि क्योंकि अर्थ लगाना
अपने आप में स्वातंत्र्य है, अर्थ का भी स्वातंत्र्य है। आप किसी अर्थ को किसी प्रकार मान सकते हैं। हाँ, एक मानक अर्थ वहां पर जरूर होता है, वह जो कि काव्य की आत्मा होता है। लेकिन किसी भावों को यदि हम किसी के साथ हमारी जो मनोस्थिति है उसके अनुसार हम उसको कल्पित कर सकते हैं, यह हमें ध्यान रखना है। आगे चलिएगा, अन्योक्ति। मित्रों, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, अन्य के माध्यम से कही गई उक्ति। तो अलंकार, जैसा कि मैंने कहा, चमत्कार बहुत आवश्यक है। वास्तव में विषय तो कोई अन्य था, प्रस्तुत तो आपके सामने कोई अन्य था, लेकिन उसके बहाने से जब आप किसी और को सीख देना चाहते हो, यदि सामान्य शब्दों में कहूं तो कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना कहीं पर लगा रहे हैं, निगाहें कहीं पर हैं। तो वही बात है, एक व्यक्ति किसी दूसरी व्यक्ति का दूसरी वस्तु का वर्णन करते हुए किसी तीसरी वस्तु को के बारे में संकेत जब करता है तो अन्योक्ति होता है। या प्रशंसा का अर्थ, हाँ, इसका नाम प्रस्तुत प्रशंसा भी है, ये ध्यान रखिएगा। प्रस्तुत की प्रशंसा यहां पर की जा रही है, लेकिन वास्तव में अप्रस्तुत का अन्य के माध्यम, जो अप्रस्तुत जो अन्य है उसको भी यहां पर संदेश दिया जाता है। प्रशंसा का अर्थ कथन, ये वर्णन या उक्ति है। मूलतः अन्य के लिए कही गई उक्ति ही अन्योक्ति है। मूलतः ये ध्यान रखिएगा, जो अन्य के लिए कही जाती है वह अन्योक्ति है। जहां पर अप्रस्तुत वर्णन या अन्य उक्ति से प्रस्तुत अर्थ को सूचित, वर्णन तो अप्रस्तुत किया जाता है, ध्यान रखिएगा। वर्णन जो अप्रस्तुत है उसका वर्णन अन्य उक्ति से प्रस्तुत अर्थ को सूचित किया जाता है। माध्यम जो समक्ष है उसको बनाया जाता है, लेकिन उसको मत बनाने के लिए कोई अन्य जो अप्रस्तुत है उसका उदाहरण लिया जाता है। अन्योक्ति अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार वहां पर होता है। यह निम्न प्रकार से हो सकता है: अप्रस्तुत अर्थ के द्वारा सदृश प्रस्तुत अर्थ का बोध होना, अप्रस्तुत सामान्य से प्रस्तुत विशेष का बोध होना, जो सामान्य जो अप्रस्तुत है उससे विशेष का बोध हो जाना, अप्रस्तुत विशेष से सामान्य प्रस्तुत का बोध हो जाना, या अप्रस्तुत कारण से प्रस्तुत कार्य की प्रतीति हो जाना, या अप्रस्तुत कार्य से प्रस्तुत कारण की प्रतीति या बोध हो जाना। यहां पर ये देखें, यहां पर देखिएगा, पहला जो उदाहरण लिया वह देखिएगा, माली आवत देख के कलियां करी पुकार, फूली फूली चुन लिए काली हमारी बार। कबीर यहां पर कह रहे हैं कि जब कलियां जो है माली को आते हुए देख रही है तो देख करके वह पुकार रही है। अब पुकार रही है मतलब वह उसको संदेश दे रही है कि फूली फूली चुन लिए, जो फूल थे, जो पूर्ण विकसित थी, उनको तो तुमने चुन लिया। काली हमारी बार, कल जो है, आने वाला जो कल है उसमें हमारी भी बारी है। मित्रों, यहां पर कहने को जो है फूल और कलियों के माध्यम से यहां पर कवि कबीर जो हैं, भक्तिकालीन कवि, वह वर्णन कर रहे हैं। लेकिन यहां पर उक्ति दूसरी सीख क्या है कि जिस प्रकार ये संसार जो है वह नश्वर है, जो पूर्ण हो चुके हैं, जो पक चुके हैं, वो चले जाएंगे और कल हमारी भी बारी होगी। यहां पर ये ऐसा अर्थ था, अन्य उक्ति थी। इसी प्रकार से राजा जयसिंह को लक्ष्य करके कहा हुआ बिहारी का ये पद जो है, दोहा जो है, बहुत ही लोकप्रिय है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सुबंध्यो, आगे कौन हवाल। मित्रों, यहां पर हम सभी जानते हैं कि राजा जयसिंह अपनी नवनवेली दुल्हन के साथ, जैसा कि प्रसंग आता है कि नवनवेली दुल्हन के साथ इतने मदमस्त हो गए, इतने आसक्त हो गए, इतना उनका सामीप्य हो गया कि वो राजकाज का जो कार्य था उसको भूल करके पूरी रूप से उन पर आसक्त हो गए थे। और क्योंकि कबीर जो कवि जो हैं वह उसका एक पक्ष समाज सुधारक भी होता है, वह जन कल्याण के लिए काम करता है। जैसा कि हम जानते हैं, तरवर सरवर संत जन चौथे बरसे में परमारथ के कारण ये चारों धारे दे। तो कवि एक लोक उपकार भी करता है अपनी लेखनी के माध्यम से। कहीं ना कहीं बिहारी उस सोते हुए राजा को जगाना चाह रहा है, लेकिन सामने क्योंकि राजा था, सीधा वो कह नहीं सकता था, इसलिए वो क्या कह रहे हैं, एक भ्रमर और जो है उस कली के जो खिली हुई कली नहीं है उसके माध्यम से वह जो है, उसके माध्यम से जो है अन्य की उक्ति जो थी उसके माध्यम से प्रस्तुत कौन है, उसके सामने कौन था। उस वक्त राजा बिहारी था, जयसिंह था, माफ करें, बिहारी नहीं, राजा जयसिंह था। उस जयसिंह को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, अभी पराग भी नहीं है, इसका मीठा रस भी नहीं है, इसका विकास भी अभी तक नहीं हुआ है। अली कली ही सुबंध्यो, अरे भ्रमर, यदि ऐसी कली जिसका अभी विकास नहीं है,
इसमें अभी मधु इकट्ठा नहीं हुआ है। भ्रमर जो कि मधु को एकत्र कर रहा है, करता है, उसके लिए प्रसिद्ध है, तो उसे वो भ्रमर के माध्यम से कह रहे हैं। लेकिन उसका अर्थ क्या है कि राजा जयसिंह को वो कह रहे हैं कि जो तुम्हारी नई नवेली जो दुल्हन है उसमें नहीं पराग, वह अभी विकसित नहीं है, मधुर मधु अभी इसमें जो है मधु भी नहीं है, प्रेम रूपी मधु उसमें नहीं है, विकास भी इसका बौद्धिक विकास या शारीरिक विकास अभी पूर्ण नहीं हुआ है। यदि तू अभी से इस अली पर भी जिसका विकास नहीं हुआ है, इस कली पर भी यदि इस प्रकार अली मानी भ्रमर के रूप में राजा जयसिंह है, यदि अली कली आज जो ये भ्रमर मानी हे राजा जयसिंह, यदि तुम इस कली पर भी इस प्रकार विंध्य मानी आसक्त हो गए हो, यदि तुम इस पर इतनी आसक्ति हो गई है, तो तुम्हारा आगे क्या हवाल होगा जब ये कली खिल जाएगी। तो यहां पर देखिएगा अन्योक्ति यही थी। इसी तरह से स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देख विहंग विचारी, बाज पराए पानी परी, पनी परी तू पंछिनु न मारी। यहां पर देखिएगा बिहारी का फिर से दोहा है, और ये नीति दोहा ही एक तरह से बाज यहां पर अप्रस्तुत है, वो सामने नहीं है, उसके माध्यम से अकबर का जो दरबारी राजा था टोडरमल, उसको ये संदेश दिया गया। कहने को वर्णन तो बाज और पक्षी के माध्यम से किया गया, लेकिन यहां पर निगाहें कहीं पर थी और निशाना कहीं पर चलाया गया, यही अन्योक्ति है। तो वो ये उस समय का प्रसंग है जब राजा टोडरमल ने गरीब किसानों का जो खेती का जो ऋण था, कृषि का जो कर था, वो बढ़ा दिया था। बिहारी को जब ये बात पता चली तो उसको संदेश देने के लिए, प्रकारांतर से संदेश देने के लिए बिहारी जो है ये एक जो है दोहे की रचना करते हैं। वो कह रहे हैं स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देख विहंग विचार, बाज पराए पनी परी। बाज जो है पराएपन में पढ़ करके, जिस प्रकार बाज जो है वो पक्षियों को मार देता है, जबकि ध्यान रखिएगा बाज भी पक्षी हैं और पक्षी भी पक्षी एक ही जाति के हैं, लेकिन वो पराया मानते हुए जिस प्रकार बाज पक्षियों को मार देता है, तो वह टोडरमल के संदर्भ में क्या है कि तू जो है स्वार्थ में पढ़ के, किसी अधीनता को स्वीकार करते हुए किसी और के स्वार्थ में पढ़ के तू अपने लोगों के ऊपर जो अत्याचार कर रहा है उसको तुझे रोकना चाहिए। बाज की तरह, जिस प्रकार बाज जो है वह पक्षी हैं, पक्षी भी पक्षी हैं, लेकिन वह उसको दूसरा मानते हुए उसकी हत्या कर देता है, उसी प्रकार तुझे ये शोषण भी बंद कर देना चाहिए। तो यहां पर जो है इस प्रकार का भाव जो है अन्योक्ति, बाज यहां पर ये देखिएगा अप्रस्तुत था, और अकबर के जो राजा टोडरमल थे वो वहां पर प्रस्तुत थे। तो अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत को कुछ संदेश देना, कुछ संबोधन करना अन्योक्ति अलंकार कहलाता है। और मित्रों, इसी के साथ अलंकार प्रकरण आपका समाप्त हो जाता है। नमस्ते।